गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो मेरा एक इंटरव्यू आ चुका है मिस्टर अश्विनी शुरान जी के चैनल पर। उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। और रही इस वीडियो की बात, तो हम इस वीडियो में सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं मैथ्स के, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जो सीडीपी के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे बाकी वीडियोस में। ठीक है। मेन अभी इस वीडियो में हम मैथ्स के सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। मीन्स ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 20 शिफ्ट हुई होंगी, तो 20 शिफ्ट के हिसाब से वही 600 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती है और अगर आपने ये सारी वीडियोस पूरी देख ली, तो आपका एटलीस्ट मैथ्स का सेक्शन तो हो जाएगा इसमें से। ठीक है। 20 प्लस इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से, अगर अपनी सारी वीडियोस देख लियो। अगर मैथ्स नहीं आती है, इसमें आप कंसेप्ट भी समझेंगे प्लस क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपका सारा कंसेप्ट प्लस डाउट जितने भी हो क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। ये जो बेस्ट है अभी, ये है 1 जनवरी का सीटेट का। ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं इसके 30 क्वेश्चन से, ये डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे चलते रहेंगे। अलग अलग वीडियो भी आएंगी, प्लस लास्ट में सबको कंबाइन करके एक वीडियो बना देंगे, तो ये वाली पूरी एक वीडियो हो जाएगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इतना सही रहेगा मेरे ख्याल से तो। सही है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको हिंदी में दिखा दूंगा और एक बार इंग्लिश में दिखा दूंगा। ठीक है क्वेश्चन, तो उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं ऐसी। ठीक है। एक बार ये देख लीजिए, ये मैथ्स का सेक्शन। ठीक है। आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 96 टीचर्स, आउट ऑफ विच 3/8 teaches high school classes. If 2/9 of the high school teachers are mathematics teacher, then the number of high school teachers who does not teach math are। ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि 96 टीचर्स हैं एक स्कूल में टोटल, जिसमें से 3/8 जो टीचर है वो हाई स्कूल टीचर है। ठीक है। और उन हाई स्कूल टीचर में से 2/9 है मैथमेटिक्स की टीचर। तो इसमें हमें ये बताना है कि हाई स्कूल की टीचर्स कितनी है मैथमेटिक्स वाली टीचर्स को बता के। ठीक है। हिंदी में एक बार आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, ये हिंदी में। ठीक है। एक स्कूल में 96 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षाएं हैं, तो वहाँ वह उच्च स्कूली शिक्षाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या है। ठीक है। तो इसमें ना देखिए, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें सिंपल अगर आप गणित भी लगाएंगे ना अपना, उससे भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ये इसमें ना 96 तो इन्होंने दिया ही हुआ है। 96 क्या है, टीचर्स है। इसका 3/8 भाग ना हाई स्कूल टीचर है, मतलब उच्च स्कूली कक्षाएं हैं। तो इसका 3/8 भाग निकाल दीजिए आप, तो हमारे पास हाई स्कूल टीचर था, तो इसका 3/8 भाग लगा निकाल दीजिए ऐसे करके। ठीक है। 3/8। ठीक है। अगर आपको 8 का पहाड़ा या फिर 12 का पहाड़ा आता है, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा पता है 12 × 8 = 96 या 8 × 12 = 96। तो यहाँ से कट के 12 आएगा और 12 × 3 = 36 हो जाएगा। तो आप ना ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, तो सीधा 36 आएगा यहाँ से आंसर। ठीक है। ये होगी हाई स्कूल की टीचर्स हो चुकी हैं सारी। ये हो गई हाई स्कूल से टीचर। अब हमें निकालना है हाई स्कूल की टीचर्स, तो हमारे पास आ चुकी हैं कितनी, 36 आ चुकी है। पर अभी जो मेन काम है वो है मैथमेटिक्स की टीचर निकालना। और मैथमेटिक्स टीचर मैंने बता रखी है कि उन 36 में से 2/9वां भाग जो है वो है मैथ के टीचर का। तो 36 है। ठीक है। और हमें 9 का पहाड़ा आता है, तो 9 × 4 = 36 होता है। ठीक है। 9 × 4 = 36 होता है। तो 9 चौके यहाँ से काट दूंगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये 8 आ गई, क्या आ गई, 8 आ गई। 8 आ गई मैथ की हाई स्कूल की टीचर आ गई। मैथ की हाई स्कूल की टीचर आ गई। अब सवाल ये पूछा हुआ है, तो उस स्कूल में हाई स्कूल की टीचर मैथ्स वालों को हटा के कितनी है। तो हाई स्कूल की टीचर्स टोटल कितनी, 36, और मैथ्स की 8। तो 36 - 8, 36 - 8 28। ठीक है। इसका सिंपल ऑप्शन 28 आ जाएगा।
ठीक है, तो इसमें ये बेसिक चीज थी। चलें आगे। चलिए जी आगे चलते हैं। देखिए ये सिंपल ना एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन, देखिए पहले तो आपको ना ये सॉल्व करने से पहले एक पता होना चाहिए बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास। ठीक है, ये हो गया आपका बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑफ, एक ना मल्टीप्लाई होता है एक होता है ऑफ, दोनों का मतलब सेम होता है। और अगर आपको मल्टीप्लाई दिखे और ऑफ दिखे तो आपको पहले प्रेफरेंस ऑफ को देनी है। ठीक है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस हिसाब से बी फॉर ब्रैकेट पहले आ रहा है, तो हमें जो सिर्फ ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब ये वाला 2/3 माइनस 4/5, इसको पहले सॉल्व करना है, सिंपल बात है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम कुछ नहीं होता, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, जो नीचे वाली चीज होती है, ये वाली और ये वाली, उनको बराबर करना होता है। और बराबर दो नंबर को आप कैसे कर सकते हैं? जैसे 3 है और 5 है, बराबर कैसे कर सकते हैं? दोनों में एक दूसरे की गुणा करके। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, गुणा करनी है एक दूसरे की। लाइक 3 और 5 है, इसमें 5 है। अगर आपको जैसे ये वाली चीज है, ठीक है, इन दोनों का आप अलग अलग मानिए। ठीक है, इसमें 3 में नीचे 5 की गुणा करनी है, तो अगर आपको नीचे करनी है तो वो ऊपर भी होगी अपने आप ही। ठीक है, और जैसे 5 है, 5 में 3 की गुणा करनी है 15 बनाने के लिए, तो अगर आपने नीचे करी है तो वो ऊपर भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मतलब कि 3 में करनी है 5 की, और तो ऊपर भी हो जाएगी, 5 दूनी 10, और 5 में करनी है 3 की, 3 चौके 12। ठीक है, और नीचे 15। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा -2/15। ठीक है, ये आ जाएगा -2/15। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा। अब दिया हुआ है क्वेश्चन, जो दिया हुआ है ना, ये चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अब दिया हुआ है क्वेश्चन 1/2 माइनस, अब जो अपना अंदर बना है वो -2/15 बना है। ठीक है, तो अब ये क्या है, बाहर माइनस है ना, और अंदर भी एक माइनस है। तो अगर कभी बाहर माइनस होता है ना, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मीन्स अभी अंदर का साइन माइनस है, तो बाहर आके वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर बाहर प्लस होता ना, यहाँ प्लस होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ माइनस है। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म होती है, जो नेक्स्ट फॉलोइंग टर्म होती है, उसका साइन ना रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +2/15। अब देखिए, अब फिर से यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर से गुणा करनी पड़ेगी। गुणा किस में? 2 में 15 की और 15 में 2 की, सेम बनाने के लिए। सेम कैसे बनाते हैं? जो नीचे वाली टर्म है उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से। ठीक है ओके, तो 2 में 15 की और 15 में 2 की, तो 15 में 2 की करूंगा 30, और 2 में 15 करूंगा 30। तो यही सेम चीज ऊपर भी होगी, 15 एकम 15। ठीक है, और ये जो 2/15 है, इसमें करूंगा दो, दो पंज, 2 15 30, और 2 दूनी 4। ठीक है, और ये नीचे कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। ठीक है, नीचे 30 हो जाएगा। ये 30 है, ठीक है, ये देख लेना 30 है, ये थोड़ी राइटिंग बेकार आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19/30, सिंपल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके ऑप्शन नहीं है, देखो इसके ना ऑप्शन इस साइड जाके है, इसके दो ऑप्शन ही है, ये इसके ऑप्शन नहीं है, ये 2 और 3 दिख रहे हैं ना, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये है पूरे, आपको इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 19/30, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात?
इसमें सिंपल था, एलसीएम लिया, माइनस है, माइनस बाहर है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो अंदर का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आके फिर से एलसीएम लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, what is the difference between the face value of number 7 in the number 4782 and 3217? इसमें बोला हुआ है कि डिफरेंस क्या है फेस वैल्यू नंबर 7 का इन द नंबर 4782 और 3217। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में दिखा हुआ ये दिया हुआ है, संख्या 4782 और 23170 में 7 की अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है, क्या है इसमें, देखिए बेसिक बात ये है, इसमें जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक है, दो चीजें होती है, एक तो होती है फेस वैल्यू, एफ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे 4782 है, इसमें अगर मैं पूछ लूँ चार की फेस वैल्यू क्या होगी, तो चार ही होगी। फेस मतलब जो वो दिख रहा है वही, ठीक है, जो फेस दिखता है वही फेस वैल्यू। जैसे इसमें 3217 में टू की फेस वैल्यू टू हो जाएगी, ठीक है, और सेवन की फेस वैल्यू सेवन हो जाएगी, थ्री की फेस वैल्यू थ्री हो जाएगी। किसी भी नंबर में अगर मैं कितना ही बड़ा नंबर लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया 4280 932, अब इस बड़े नंबर में पूछ लूंगा नाइन की फेस वैल्यू की, नाइन की फेस वैल्यू नाइन ही रहेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। एट की फेस वैल्यू एट, टू की टू, फोर की फोर, जीरो की जीरो, वन की वन, नाइन की नाइन, थ्री की थ्री और टू की टू। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू एज इट इज वही नंबर होता है जो वो नंबर होता है। ठीक है, फेस वैल्यू वही नंबर होता है जो कि वो नंबर होता है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू जैसे हमने बचपन में सीखा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो प्लेस वैल्यू होती है वो किस जगह पे नंबर, किस प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इस नंबर में, इस नंबर में 32170 है, और 32170 है, ठीक है, ऐसे यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे है 32170। अब इसमें ना आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐसे कर लो, इंटू वन लिख दो, यहाँ पे इंटू टेन लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे हंड्रेड लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे थाउजेंड लिख दो। मतलब जैसे आपने गिनती सीखी हुई है ना, जैसे आपने गिनती सीखी हुई है, जैसे कैसे सीखी हुई है, प्लेस वैल्यू कैसे सीखी हुई है आपने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, तो आपको वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे दिया हुआ ना 32170 दिया हुआ है, तो उसको वही लिखना है, वंस नीचे लिख दो, टेन लिख दो इसके, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड आता है, फिर इसके नीचे हंड्रेड लिख दो, इसके नीचे थाउजेंड लिख दो, इसके नीचे 10,000 लिख दो। अब इससे पूछ लूंगा सेवन की प्लेस वैल्यू बताओ, तो सेवन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो सेवन 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेवन की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 70। ठीक है, वैसे इसमें पूछूं मैं टू की प्लेस वैल्यू बताओ, टू की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो टू इंटू थाउजेंड कर दो तो 2000 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी प्लेस वैल्यू। और यहीं पे अगर इसकी फेस वैल्यू पूछ ली तो फेस वैल्यू टू दिख, तो दिख भी टू ही रहा है, इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है सात की फेस वैल्यू है दोनों में, तो बताओ उनमें अंतर क्या है। अब अंतर तो क्या है, जो सात की फेस वैल्यू है वो तो हर जगह सात ही रहेगी ना, तो इसमें भी सात की फेस वैल्यू सात नजर आएगा, और इसमें भी सात की वैल्यू फेस वैल्यू सात ही आ जाएगा, तो सात माइनस सात करोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन ना चेंज कब हो जाता, चेंज जब हो जाता क्वेश्चन, जब इसमें ना इनकी प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन पूछ लेता कि इनकी प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताओ, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इनकी अगर प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना होता ना, तो अब 4782 है, इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, तो सेवन का जो प्लेस है वो हंड्रेड पोजीशन पे है ना, तो प्लेस वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, सेवन की 700 हो जाएगी।
और इस 732170 में वंस टेंस, इसमें इसकी फेस वैल्यू कितनी, प्लेस वैल्यू कितनी है 70, क्योंकि टेंस पे आ रहा है तो ये 70। अब इनको माइनस करते हैं तब 630 आंसर आता। ठीक है, और 630 कब आता है, जब इनकी प्लेस वैल्यू में डिफरेंस पूछा होता तब इनका आंसर आता 630। ठीक है, क्लियर है, ये बात हुई यहाँ पे खत्म, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात तो आप सबको। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए जी हाँ चलते हैं। इसमें अगला है 34th क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ये ऑप्शंस दिए गए हैं सारे। ठीक है, वैसे हिंदी में देख लो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। हम ना, अगर आपको कहीं कुछ समझ ना आए और ऐसे ऑप्शंस दिए हो, समझना है कोई फॉर्मूला ना पता हो पर ऐसे ऑप्शंस दिए हो, ठीक है, पूर्ण संख्याएं पूछे, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेके 1 2 3, ये इन्फिनिट तक चलती रहती है। ठीक है, ये आगे चलती रहती है, इसमें जीरो इंक्लूड रहता है। ठीक है, होल नंबर जिसे हम बेसिकली कहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप अगर आपको पता भी नहीं ना ये लागू हो रही है या नहीं है, कोई भी नंबर पुट करके देख लो। ठीक है, मैंने इसमें ना ए की वैल्यू मैंने मान ली 2 मान ली, और बी की मान ली 3। ठीक है, ए की 2 मान ली, बी की मान ली 2 प्लस 3 5, और 3 प्लस 2 5, तो 5 बराबर 5 होता है, हाँ होता है, सही है। ठीक है, इसमें देखो 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 2 6, सही है। ठीक है, अब इसमें देखो सी भी बोला हुआ है, इसमें सी मान लो, सी का मान लो 4 मान लो, कुछ भी मान सकते हो अपने मर्जी से, 80 मान लो, 100 मान लो, 1000 3000 2 3 4 1 2 3, कुछ भी मान सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट्स इंटरचेंज है, तो 2 प्लस 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा यहाँ पे, 2 प्लस 3 5, और 5 प्लस 4, यहाँ पे a की वैल्यू 2, क्योंकि ब्रैकेट तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो b प्लस 3 3 और 4 7। अब क्या हुआ यहाँ पे, 5 और 4 9। ठीक है, सीधी बात है, और 2 और 7 9, तो ये सॉल्व है। ठीक है, ये बराबर है, सही बात है। अब ना इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा, देखते हैं पर कैसे नहीं आएगा। 2 - 3 इक्वल टू 3 - 2, इधर 1 इधर -1, ये गलत हो गया ना, नॉट इक्वल है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य कथन ये वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अनइक्वल आ रहा है। ठीक है, बाकी सब में इक्वल आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं जिसमें अगर आपको जर्नलाइज्ड फॉर्म दिखे, जर्नलाइज्ड फॉर्म मतलब एक टाइप का फॉर्मूला दिखे, उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करें, आंसर आए, और मिला के चेक करके चलते बने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है जी, अब देखिए 35th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 35वां क्वेश्चन आ गया, 5वां क्वेश्चन जो कि है, when asked to divide a number by 6, Rani has divided it by 9 and she got the quotient as 21 and remainder as 3. ठीक है, realizing her mistake later she divided it by 6, what will be the quotient and remainder. ठीक है, ये तो गया आपका इंग्लिश में। अब हिंदी में देख लीजिए, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया, और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अब अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया फिर से, अब कितना भागफल और शेषफल मिला। ठीक है, अब देखिए क्या था, एक पापा की परी थी, उसने क्या किया, एक कोई भी नंबर था, ठीक है, कोई भी नंबर मान लिया, ये नंबर था, इसने इसको डिवाइड कर दिया 9 से।
ठीक है, पर करना किससे था? 6 से करना था। उसने 9 से कर दिया डिवाइड। अब उसे जो भागफल और शेषफल मिला है, मीन्स क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर मिला है, क्वोशिएंट 21 मिला है और रिमाइंडर मिला है 3। तो अब उसको ये बताना है कि अगर वो 6 से विभाजित कर दी तो उसका भागफल और शेषफल कितना आना था। ठीक है, तो आप ये देखिए, बेसिक चीज ये होती है, ऐसे डिवाइड करते हैं आप। ठीक है, यहाँ तो हमारा आता है डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर आता है। ठीक है, ये होता है डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और ये होता है डिविडेंड। ठीक है बच्चा, डिविडेंड, सॉरी गलती हो गई यार, ये डिविडेंड है। ठीक है, उसके बाद ये होता है क्वोशिएंट, जिसे हम कहते हैं भागफल। ठीक है, और ये होता है नीचे शेषफल, जो कि होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो मीन्स इसको हम ना आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बताऊं तो क्या होता है, ये होता है देखिए बेसिकली, जैसे कोई भी नंबर है, मैंने उसको जैसे मैंने ले लिया 35 है। ठीक है, इसको मैंने 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 × 8 = 32, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा डिवाइजर, ये होगा डिविडेंड, ये होगा क्वोशिएंट, ये होगा रिमाइंडर। डिविडेंड को मैं कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूँ, और डिवाइजर को स्मॉल डी से। ठीक है, तो मुझे वापस डिविडेंड लाना है, मतलब मुझे वापस 35 लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, इस 4 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें 3 जोड़ दूंगा तो वापस 35 आ जाएगा। तो मीन्स फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर। तो यहाँ से वो फॉर्मूला बन जाता है आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें बेसिकली बस अब यही करना है, आपने इसको मिटा यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ आपको दिखा देता हूँ ना करके। ठीक है, नहीं तो अगर आपको आ गया होगा ना तो आप ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा ये आसानी से। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब हमारे पास ना डिविडेंड नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया, ये हमारे पास 9 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, भागफल है और शेषफल है, क्या करना है, सिंपल है। 9, भागफल कितना है, भागफल कितना 21 है, और शेषफल कितना है, शेषफल 3 है। बस कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 80, 100, 189 प्लस 3, 192 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर है जिससे उस पापा की परी ने 192 था, 6 से डिवाइड करने के बजाय 9 से डिवाइड कर दिया, और उसका भागफल 21 और शेषफल 3 आया। अब ना इस 192 को हमें 6 से विभाजित करके बताना है, और ये बताना है कि भागफल और शेषफल कितना है। तो कुछ नहीं, भी कुछ भी नहीं है, 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये 6 से ना सीधा कट जाएगा, अगर आप थोड़ा सा आइडिया हो मैथ्स का तो ये सीधा कट जाएगा। इधर आप डिवाइड करके देख लीजिए, 6 3 जा 18, 12 बचेगा, 6 2 जा 12। ठीक है, और ये पूरा डिवाइड हो चुका है, तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, और भागफल कितना, 32। तो आंसर कितना, भागफल 32 और शेषफल 0। ठीक है, ये बेसिक आंसर है, बस हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फॉर्मूला अगर नहीं पता, नहीं भी पता है तो निकालना बता दिया है कैसे निकालना है। अगर भूल भी गए पेपर में, कोई भी नंबर लेना, डिवाइड करके देख लेना, पता लग जाएगा। 4 × 8 करना प्लस 3 करना, जब भी 35 आएगा वैसे सिंपल से अप्लाई कर देना, पेपर में आंसर आपका आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला ऑप्शन इसका नहीं है, इसका ऑप्शन इस पेज पे मिलेगा, इस वाले पेज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, इसमें बताना है लाइक फ्रैक्शंस का पेयर कौन सा है। ठीक है, तो एक बार 2 सेकंड रुको ना, कैमरा देख लो सही सेट है क्या। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ये ऑप्शन दे रखे हैं, 2/3, 3/2, 1/2, 3/8, 3/4, 3/7, और 1/4 और 3/4। हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ है, कौन सा जोड़ है। ठीक है, इसमें ना ये आपका
देखो बेटा तो क्या बोलूं यार, क्या बोल दिया मैंने तुम्हें। ठीक है। अब देखो भाई क्या होता है यार। 2 सेकंड रुको बस। 2 सेकंड रुको ना बस। तुम्हें मेरा राज दिख जाएगा। ठीक है। कैमरा सही आ रहा है। देखो क्या होता है यहाँ पे। सुनना, ध्यान से सुनना। ये ना फ्रैक्शन ना कई टाइप के होते हैं। ठीक है, कई टाइप में कैसे होते हैं, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन हो गया। ये जैसे लाइक फ्रैक्शन तो पूछा ही है। ठीक है। ये है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन पता है कौन से होते हैं, जिनका ना डिनोमिनेटर में ना सेम चीज होती है, मतलब डिनोमिनेटर जिनका सेम होता है वो होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक जैसे मैं लिख दिया 9 9 और 2 यहाँ लिख दिया। 2 लिख लो यार इसको, 2 ये 3 यहाँ होगा। तो दोनों ना लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है, जो इनका बेस है डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लो। जैसे कि यहाँ पे 15 लिख दिया मैंने, यहाँ 3 लिख दिया, और यहाँ पे 8 लिख दिया, और यहाँ 15 लिख दिया। तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शंस कैसे, इनका जो बेस है वो सेम है, तो इसलिए लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे ये। ठीक है। एक ना यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, ये लिख लेना यूनिट फ्रैक्शन। यही पेपर में आते हैं, बाकी और आएंगे नहीं तुम्हारे। एक होते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके ऊपर जिनके ऊपर वाले फ्लोर पे एक होता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे यूनिट फ्रैक्शन हैं। ठीक है। यही पेपर में आएंगे, दो तीन चीजें हैं यही आएंगी, यही कर लो तुम बस। एक लाइक फ्रैक्शंस कर लिया, एक यूनिट फ्रैक्शंस, और एक इक्वल बता देता हूँ। इक्वल फ्रैक्शन पता है क्या होते हैं, जैसे 2/4 है, 1/2 है, 3/6 है, 4/8 है। अब देखो, इसको काट के 1/2 ही आना है। इसको काट 3/6 को काट के 1/2 ही आना है। और 4/8 को काट के भी 1/2 ही आना है। तो ये होते हैं इक्वल फ्रैक्शंस, जिनके फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं, काट पीट के सारी चीजें करके जिनके फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं उन्हें कहते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। ठीक है। इसमें क्योंकि हमसे पूछे थे लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसका बेस, जिनका नीचे वाला फ्लोर सेम होता है। तो इसमें देख लो नीचे वाला फ्लोर किसका सेम है। 2 और 3 अलग है, 2 और 8 अलग है, 4 और 7 अलग है, 4 और 4 का सेम है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है। बेसिक सी बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ना क्या है, अगर आप यही कर जाएंगे ना बस इस वाले सीटेट में, तो आपका बेड़ा पार है, पार है। ठीक है। ये देखिए 37th क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है विच ऑफ देम आर नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है, परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। ये आ गया आपका हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो ना, अब इसमें तो कोई देखिए, कोई शॉर्ट ट्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें ना आप याद ही कर लीजिए एटलीस्ट 11 तक। 11 बार आसान होता है, 10 तक क्या याद कर लीजिए। 10 तक के क्यूब ना आप याद कर लीजिए आसानी। ठीक है। याद कर लीजिए, हो जाएंगे, कोई नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं। एक का क्यूब एक होता है। ठीक है। दो का होता है 8, तीन का 27 है ना, 4 का 64। ठीक है। 5 का 125। 6 का 216। ठीक है। 7 का 343। 8 का 512। ये देख लेना यार, ये 512 है। ठीक है, थोड़ा सा गलती लिखा जा रहा है, माउस की दिक्कत है। 9 का 729।
यार ये 729 और 10 का तो आपको पता ही है, 1,000 होता है, ठीक है। लिख तो तुम 11 का भी लो। एक, तीन, तीन, एक, ठीक है। ये देख, 729 होता है 9 का, 1,000 होता है 10 का, 216 होता है 6 का, 333 कुछ नहीं होता, 343 होता है 7 का, और 333 कुछ भी नहीं होता। तो आंसर क्या, 333। ठीक है, 37वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 38वें पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है शिका वेंट टू बाय अ ब्रिक, ठीक है। द रेट ऑफ द ब्रिक वॉज 2,500 रुपये पर 1,000 ब्रिक। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन शी बाय इफ शी हैड ओनली 4,000 रुपये। ठीक है, तो ये एक और पापा की परी का सवाल आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई, ठीक है। ईंटों का मूल्य 2,500 रुपये प्रति 1,000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4,000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ना ये बोला हुआ है 2,500 रुपये है उसके पास जेब में। किसके पास, शिखा, ठीक है। और 2,500 रुपये की ना, ये उसकी जेब में 4,000 रुपये हैं। और जो रेट है ना भट्टी का, उधर था 2,500 रुपये की 1,000 ईंट थी। 2,500 रुपये की 1,000 ईंट, 1,000 ईंट थी। अब बताना है 4,000 रुपये में कितनी ईंट मिल जाएंगी उसको, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है इसमें ना। एक तो आपको ऑप्शन है कि आप यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 रुपए की वैल्यू निकाल के, जैसे कि मैं बता देता हूँ। इसमें एक तो जब बचपन में करते थे, 1 रुपए की वैल्यू निकालते थे, पहले कितनी आती थी, 1,000 बटे 2,500, है ना। ये आ गया 2,500, 2,500। अब यहाँ पे 4,000 रुपये की वैल्यू निकालोगे तुम, है ना। 4,000 रुपये की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी, 1,000 बटे 2,500, ठीक है। और इंटू में 100 करना है यहाँ पे, इंटू में 4,000, सॉरी, क्योंकि 4,000 रुपये की वैल्यू निकाल रहे हो ना, ठीक है। फिर यहाँ से काट दोगे, 500 दूनी, 500 पंजे, 5 अट्ठे 800, है ना। तो यहाँ पे कितना, 1,600 आंसर आता है, ठीक है। पर ना, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ये तो कर लोगे पर कुछ नई चीज सीखो ना यार। नई चीज ये है, 250 रुपये है, 1,000 है, मतलब कंसेप्ट तो यही है, बट ना थोड़ा सा अलग है। वो आपको अगर बाय चांस कैलकुलेशन हार्ड आ गई तो उसमें काम देगा। काम कैसे देगा ये देख लेते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे 2,500 है ना, और यहाँ पे कितना है, 4,000 रुपये की निकालनी है। क्या करना है आपको, जो ये जो ये 2,500 है ना, इसको, इसमें इस 2,500 में और 4,000 में 500 है, 500 सेम है, ठीक है। इसमें से आप ना 500 रुपये की निकालो, 500 रुपये की कितनी ईंटें आएंगी, तो उसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। तो डिवाइड बाय 5 करूंगा तो यहाँ 500 रुपये आ जाएंगे, है ना, 500 रुपये की। और इस साइड की है तो उस साइड भी डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा। तो उस साइड 200 ईंटें आएंगी। समझना ढंग से, अगर समझ लिया तो बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाएगी पेपर में। अब 4,000 रुपये की ईंटें निकालनी है। तो क्या करना है, इसको हमें 4,000 बनाना है 500 को। 500 को 4,000 कैसे बनाओगे, 5 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 2 जीरो, तो 40 में 2 जीरो, 4,000। 500 को 8 से गुना कर दूंगा तो 4,000 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 200 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1,600 रुपये बन जाएंगे, 1,600 ईंटें बन जाएंगी। तो ये 1,600 इसका आंसर है, ठीक है। नई चीज थी, ठीक है, समझ आ जाएगी। एक बार और देखना, नहीं तो फिर से एक बार बता रहा हूँ। और अब भी ना आए तो आगे और क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें तो आ ही जाएगी। इसमें क्या था, 2,500 रुपये की 1,000 ईंटें थी, हमें निकालनी थी 4,000 रुपये की वैल्यू, ठीक है। तो हमने यूनिटरी मेथड ना लगा के क्या किया है, पहले 500 की निकाल ली। 500 की कैसे निकाली, क्योंकि हमें पता था उसमें 4,000 है, उसमें 500 है, क्योंकि 500 अट्ठे 4,000, तो इसलिए हमने 500 की निकाली। 500 की निकाली तो कितनी आई, 200 ईंट आई। 500 रुपये की 200 ईंट है, तो 4,000 रुपये की कितनी ईंट हो जाएगी, 1,600 की। तो बच्चा भी निकाल देगा कोई, है ना, बच्चे को बताओगे तो ये भी निकाल देगा,
ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी आप सबके। ठीक है, अब ये आता है आपके पास सामने 39th क्वेश्चन, जरा पढ़ो, मैं देखता हूँ कुछ। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, मिनी टोल्ड हर टीचर आई मेड अ रेक्टेंगल whose each side is 4 centimeter, which of the following statement is correct। फिर से एक पापा की छोटी सी परी आई मिनी, उसने बोला अपने मैडम को, मैडम मैडम आई मेड अ रेक्टेंगल whose each side is 4 centimeter, एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है जिसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर की है। तो आप खुद ही सोचो, जिस चीज की हर साइड ही 4 सेंटीमीटर की है, अब मैं यहाँ बनाऊंगा तो यार गंदा लगूंगा बनाता हुआ स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर यहाँ बनेगा नहीं, पर मैं आपको बताने के लिए बना देता हूँ। ठीक है, चलो बन गया, सही बन गया। ठीक है, उसने बताया मैडम रेक्टेंगल बना है जिसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर की है। तो बेटा, मैडम ने बोला बेटा रेक्टेंगल तो वो होता है ना जिसकी अपोजिट की दो साइड्स बराबर हो। ठीक है, जैसे कि अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 की, और ये 4 की है तो ये भी 4 की। ठीक है, तो उसने उससे सवाल किया बेटा रेक्टेंगल तो ये होता है, पर बात ये है कि अपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मीन्स 8 8 और 4 4। स्क्वायर में वो प्रॉपर्टी लगती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड 4 4, अपोजिट साइड इक्वल 4 4। ठीक है, इसलिए एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मीन्स कि ना हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल बन जाता है। पत्थर काट गया यार, चलो। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो ना हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल बन जाता है। वो कैसे बनता है, क्योंकि जितनी भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है होती है ना, वो स्क्वायर पे लग जाती है आसानी से। आसानी से क्या, वो लग जाती है। बेसिकली क्या चीज़ है, स्क्वायर मतलब एक फॉर्म होती है, उसको पकड़ के खींच दिया तो रेक्टेंगल बन जाती है। तो सारी की सारी जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल में नहीं आती, पर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में आ जाती है। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो मैंने आपको बताया क्यों, और बाकी प्रॉपर्टीज मिलाएंगे रेक्टेंगल की तो स्क्वायर से स्क्वायर में भी होंगी, लाइक कि जब आप इनके डायगोनल्स मिलाते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं। सेम अप्लाइज टू किस में, स्क्वायर में। जब स्क्वायर के आप डायगोनल मिलाएंगे ना तब वो बाइसेक्ट करेंगे, सेम चीज है। ठीक है, और क्या बताऊं, और तो बस यही होते हैं ना यार, बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ से आधे कट जाते हैं ना, और जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री पे मिलती है, रेक्टेंगल की मिलती है, स्क्वायर की मिलती है। तो यही बात होती है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। वो क्यों, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, और जबकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल इनमें से। बाकी अगर पढ़ के देख लेते हैं, रेक्टेंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल, ये गलत चीज है, क्योंकि ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही, क्योंकि ऑल स्क्वायर से रेक्टेंगल, ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है। ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर गलत तो बता ही दिया मैंने आपको, प्रूफ करके बताया। देयर इज नो लिंक बिटवीन, लिंक तो होता ही है स्क्वायर रेक्टेंगल में, क्यों, ऑल स्क्वायर से रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर होगी भाइयों ये बात। और इस चैनल का नाम ना है कोई पढ़ ले, तो बेटा कुछ दिन ना पढ़ लो आराम से। ठीक है, बाकी तैयारी कराने के लिए हम हैं ही। अब ये देखो, द एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। ठीक है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इसमें ना ये बोला हुआ एक हिंदी में और दिखा दूं आप लोगों को,
हिंदी में और देखो मेरे दोस्तों, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं अब ना, ये क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 4:5:6 है। एक तो आपके पास जो ऑप्शन है, तो यार 2 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गई। अब ना तुम्हारे पास एक दो ऑप्शन है, चाहे तो 4:5:6, इनमें एक्स लेके, क्या एक्स, 4x, 5x, 6x, और क्योंकि एक ट्राइंगल के सारे कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसके बराबर रख दो, है ना, इसके बराबर रख दो। और ये एक्स एक्स क्यों लिया है, क्योंकि ना ये रेशियो है, रेशियो में हम इसके साथ इनको सिंपल मान नहीं सकते। सिंपल मानने का मतलब इसको सिंपल पुट नहीं कर सकते 4 5 6, ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जब रेशियो बना है उनमें से कुछ ना कुछ नंबर कटा हुआ। लाइक मैंने रेशियो बनाया 15 और 10 का, ठीक है, 15 और 10 का मैंने रेशियो बनाया, ये क्या कट जाएगा, 5 से 2, 5 से 3, 3:2 हो जाएगा। तो इसको मैं 3:2 नहीं लिख पाऊंगा, कहीं 3+2 कहीं लेके नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे इनमें कोई ऑपरेशन लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है, तो मुझे इनमें एक्स या फिर कोई भी नंबर कोई भी नंबर एक्स वाई जेड या फिर कोई भी कांस्टेंट में वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो ये सिंपल आ जाएगा, इसमें से 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिग्री, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 12 डिग्री आ जाएगी, 4 की वैल्यू, अब x की वैल्यू 12, तो 4x की वैल्यू निकलेगी पूरी, ठीक है, 4x की पूरी वैल्यू निकलेगी, जो कि होगी 48, और 5 12 60, और 6 12 72, 6 12 72, ठीक है। एक तो ये हो गया तुम्हारे पास ऑप्शन। अब एक ऑप्शन है, ऑप्शन से करना एक ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन से करना एक ऑप्शन है। ऑप्शन से करना क्या ऑप्शन है, इनको तुम इनका रेशो बनाओ, तो देखियो यहाँ से 0 0 कट जाएगी, इसका रेशो कितना होता है, 5:6:7 होता है। इसको 15 से काट दो, 15 तिये, 15 तिये, 15 चौके, 15 पंजे, ये तो रेशो बना, ठीक है। 12 से काट दो, 12 चौके, 12 पंजे, और 12 छिक्के, ये हो गया। ये इसको 4 से काट देना, 4 से बनेगा, ठीक है, 4 से बनेगा, क्योंकि ये ऑप्शन बन गया हमारा, तो वो क्यों बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। और ना जो भी तुम्हें कुछ करना हो ना, मैं सीडीपी का भी लाने की सोच रहा हूँ, मतलब सीडीपी के सारे प्रीवियस ईयर करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस, तो ना उसकी भी टेंशन मत लेना, मुझे अगर कमेंट कर देना कि हाँ जी, हाँ जी भैया ले आओ, तो भैया जी ले आएंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक और पापा की परी आ गई, रागिनी रीच द स्टेशन एट 2 इन द आफ्टरनून, दोपहर के बजे में 2। शी हैज टू, ट्रेन होगी बेचारी कोई है ना, अलीगढ़ की ट्रेन, शी हैज टू टेक अ ट्रेन टू अलीगढ़, देयर आर 4 ट्रेन्स, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी, ट्रेन डी, उनके टाइम दे दिए हैं 17:05, 4:32, 18:30, और 19:15 रिस्पेक्टिवली। विच ट्रेन मस्ट टेक she takes so that she spends minimum amount of time for waiting, ठीक है। ये था आपका, इंग्लिश में, हिंदी में देख लिए, वैसे वाला वो समझा देता हूँ। रागिनी थी, 2 बजे स्टेशन पे पहुंच गई दोपहर में, उसकी रेलगाड़ी थी अलीगढ़ के लिए, 4 ट्रेन है, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी, और ट्रेन डी। ट्रेन ए चलती है 17:05 पे, ट्रेन बी चलती है 4:32 पे, ट्रेन सी चलती है 18:30 पे, और ट्रेन डी चलती है 19:15 पे। उसने बोला है उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें ना थोड़ा सा बच्चे फंस सकते हैं टाइम को लेके, क्योंकि ना एक तो दो फॉर्मेट होते हैं टाइम के, एक तो 12 आवर्स फॉर्मेट होता है, जिसमें दोपहर के 12 बजने के बाद 1 2 फिर से चालू हो जाता है, और एक 24 आवर्स फॉर्मेट होता है, जिसमें क्या होता है,
बारह, दोपहर के 12 बजने के बाद 13, 14, 15, 16, उसमें ना उस 24 आवर्स फॉर्मेट में ना PM AM नहीं लिखते नहीं है। उसमें हम ये लिखेंगे 13 PM, क्योंकि वो हमें पता ही है 12 के बाद 13 हुआ है तो वो एक PM है। उस 12 आवर फॉर्मेट वाला जो है ना, उसमें हम PM लिखेंगे और 20 PM AM लिखेंगे। 24 वाले में हम नहीं लिखेंगे। तो ना इसमें देखो कोई भी PM AM नहीं लिखा हुआ, तो ये बेसिक सी बात है कि 24 आवर वाला फॉर्मेट है। अब क्योंकि वो 2 बजे पहुंची हुई है कब के, दोपहर के, ठीक है, वो दोपहर के 2 बजे पहुंची हुई है, 2 PM है, दोपहर के 2 बजे पहुंची हुई है। अब 17:05 मीन्स 12 के बाद है ना, तो मतलब शाम का टाइम ही है। तो ना 17:05 जो भी आपको 24 आवर फॉर्मेट में दिखे और 12 से बड़ा मिले, जैसे 17 इसमें दिया हुआ है, उसको 12 में से माइनस कर दो। तो 17:05 को 12:05 में से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5:05। तो इसकी ये वाली ट्रेन कितनी बजे है, 5:05। अब इसमें PM लिख सकता हूँ क्योंकि 24 मेरा 12 आवर फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रेन है 4:32 है। अब ये ना PM नहीं है कि ये पूरी ही चीज 24 आवर फॉर्मेट में दे रखी है, तो ये AM है। उसके बाद 18:30, 18:30 को 12 में से माइनस कर दूंगा, कितना, 36। ये भी PM है आपका, ये ठीक है। और 19:15 है, तो ये कितना आ जाएगा, 7:15, ठीक है। अब सबसे कम टाइम किस में वेट करना पड़ेगा। अब देखो, ये सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो पार ही निकल गए तो हट ही जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो रेलगाड़ी बी ऑप्शन है नहीं। और 5, 6, 7 सबसे कम कितना, 5, इसी में इसको 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा बस। रेलगाड़ी ए ऑप्शन है। इसमें एक ट्रिक यही थी बस कि AM PM दिया हुआ था अलग अलग, वो आपको देखना था बस, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 41, 42 देखो। 42 में क्या बोला हुआ है, एक और पापा की परी आ गई, माँ के लाडले नहीं आते क्या। पापा की परी होती है और माँ का लाडला होता है, ठीक है। माँ का मॉन्स्टर मत बोल देना, कोई माँ का मॉन्स्टर, ठीक है। रीता है, रीता इज अ वार्ड मेंबर ऑफ अर एरिया, ठीक है। मैं अगर पढ़ के आपको बता ही देता हूँ तो आप पॉज करके ना पढ़ लो। कम्युनिटी ऑफ रूम ऑफ साइज 11 से 16 फीट, ठीक है। इसमें ने बोला हुआ है कि रीता है, रीता ने एक कम्युनिटी रूम बनाने का फैसला लिया है जिसका रूम साइज 11 से 15, 11 से 11 इंटू 16 फीट है। और उसको ना टाइल्स की दुकान पे गई, उसको टाइल्स के ऑप्शन मिले 1.5 इंटू 1.5 फीट, 2 इंटू 2 फीट, 2.5 इंटू 2 फीट और 3 इंटू 3 फीट। अब उसे बताना है विच टाइल शुड ही ले, उसे कौन सी टाइल लगानी चाहिए अपने कम्युनिटी हॉल में ताकि उसे कोई भी पीस काटना ना पड़े, ठीक है। तो ना एक बात ना आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए। कन्वर्जन 11 इंटू 16 कर लो पहले, 176 आता है, ठीक है ना। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बताता हूँ, समझे ना। 11 से मल्टीप्लाई करना 16 को, तो मुझे कुछ नहीं करना, पहले मैं 6 लिख लूंगा, फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा 6 एक साथ, और फिर एक एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं 24 को करना 11 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करूँगा, 4 एज इट इज लिख लूंगा, 4 और 2 6 कर दूंगा, 2 फिर लिख दूंगा बाद में, ठीक है। इसमें 53 को करना है 11 से, तो 3 लिख दूंगा, 5 और 3 8 कर दूंगा, फिर 5 लिख दूंगा, ऐसे, ठीक है। 583। अब इसमें कुछ नहीं करना, 173 है, इसमें आपको काट के देखना है किससे कट जाएगा। अब इतनी बात तो आपको पता ही है यार कि ये 2 का मल्टीपल दिख ही रहा है ना, इसमें तो सब में पॉइंट में आंसर रहेगा, 1.5 1.5 2.5 2.5, ठीक है। और 3 3 में करके देख लेंगे कि 1.5 और 2.5 का आपको बहुत चालाक हो, आपको पता है कि नहीं आएगा। तो 9 9 बच गया और 4 बच गया, इसमें आंसर क्यों नहीं आएगा वो आपको पता होना चाहिए, आंसर क्यों नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं 3 को 2.5 से डिवाइड करूँ तो उनसे थोड़ी कटेगा यार, और 2.5 बनेगा भी, 2.25 बनेगा, ठीक है। इससे नहीं बनेगा आंसर, आंसर सिर्फ 4 और 9 से बनेगा। और 9 से काट के देखो, 9 से पहले डिवाइड कर लो, 9 एकम 9, 86, 9 99 और 50, पॉइंट में जा रहा है ये, ठीक है, गलत हो जाएगा। इससे आंसर आएगा, इससे आंसर क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। 4, 4 चौके 16, ठीक है।
4 चौके 16 और 4 चौके 16, 44 आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट पॉइंट का झंझट ना पहले काट दिया, मतलब इस क्वेश्चन में काट दिया, उसमें मत काट देना, कहीं ऐसी भी ना काट दो। ठीक है, चलो जी, 42वां क्वेश्चन है ना ये। ठीक है जी, अगला कर लेते हैं 43वां। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है दिखने में। मिस रेनू है, टीचर थी जी क्लास की, मैडम बहुत ही अच्छी है, पढ़ाने में बहुत अच्छी है मैडम। ठीक है, Miss Renu divided her students into group of 8 each and asked them to record their weights. She further asked the group to calculate the mean weight of their respective groups. Group A, which consists of 8 students, measured their weights and calculated the mean weight as 38.2. Later on, they realized that the weight one student they record is incorrect. Instead, 25.9 kg, they recorded it as 29.5 kg. ठीक है, आपको हिंदी में दिखा देता हूँ जरा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हिंदी में दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें ये बोला हुआ है, रेनू मैडम है, रेनू मैडम ने क्या बोला कि सारे बच्चे 8 8 का एक समूह बना लो। एक समूह था जिसका जिसका नाम था ग्रुप ए। ठीक है, फिर उसने बोला कि जितने भी तुम्हारे समूह का ग्रुप है उनके सबका वेट ऐड करके उनका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकलता है, सबका वेट डिवाइड बाय जितने बंदे हैं। उन्होंने एवरेज निकाल लिया, कितना 38.2 ग्राम, इन्होंने किलोग्राम एवरेज निकाल लिया। उसने बोला, पर क्या हुआ ना, एक विद्यार्थी का, ठीक है, एक विद्यार्थी का उसने उस टाइम जब वेट गिना गया 25.9 किलो, 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार नाप लिया। ठीक है, है ना। क्या हुआ, जब उसका वेट नाप रहे थे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल के ले आया होगा, जेब में पेन ले आया होगा, है ना। पायलट का पेन भारी होता है, उसने वो डाल लिया होगा। ठीक है, तो ना उसका वेट असल में तो 25.9 किलोग्राम था, पर आया कितना, 29.5 किलोग्राम आया। ठीक है, वेट था 25.9, आया 29.5। एक्स्ट्रा कितना वेट आया, एक्स्ट्रा वेट कितना आया वो, इसको माइनस कर लिए, 4, कितना आएगा ये, तो ये 6 हो जाएगा। अच्छा, 3, आपका 3.6 आ रहा है। ठीक है, ये 3.6 किलो इसका एक्स्ट्रा वेट नाप दिया। ठीक है, 3.6 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट नाप दिया। ये 3.6 किलोग्राम बटा किस में होगा। अब ये देखो, आपने एक कंसेप्ट देखना, ये बहुत आसान तरीके हो जाएगा, कंसेप्ट देख लेना। मेरे पास 50 टॉपिक है, मुझे दो बंदों में बांट, कैसे बांटूंगा, 25 25, 25 ईच मिलेंगे ना। पर ना ये चार चार बंदों में बांटूंगा तो कितनी कितनी मिलेगी, 4 में बटेंगे सीधा 5 में, 5 में कितना कितनी मिलेगी, 10 सबको मिलेंगी, 10 10। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे बंदे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे बंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ना टॉफी का जो बट रही है एक बंदे में, वो कम होती जाएंगी, वो कम होती जाएंगी। ठीक है, तो मीन्स क्या है, जैसे जितना भी एक्स्ट्रा बंदे आएंगे ना, जो टॉफी है वो बंदों में बढ़ जाएंगी, बंदों में बढ़ जाएंगी। तो मीन्स आप ये मान लीजिए कि 3.6 किलोग्राम ना टॉफियां है और वो 8 बंदों में बांट गई, ये एक्स्ट्रा टॉफी है। एक्स्ट्रा टॉफी मतलब जो उसका एक्स्ट्रा वेट है ना 3.6 किलोग्राम, उस बंदे का जो उसने पहले पेन डाला था उसकी जेब के अंदर, तो वो 8 उन 8 बंदों में डलेंगे, बटेंगे। तो ना वो 3.6 किलोग्राम है, इन 8 बंदों में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि इन 8 बंदों में बटेंगे ना, बाकी सब भूल जाओ, फिलहाल जो करना वो करो। तो 8 चौके 32 और 0.40, तो आपका आंसर है 4.5 आ रहा है इसका, है ना। ये 4.5 आ रहा है, मीन्स उसका वेट ना 6.5 3.6 किलोग्राम ज्यादा था। तब उसकी वजह से जो आपका एवरेज, सॉरी गलत आ गया यार, यहाँ डिवीजन गलत करते, सॉरी, यहाँ डिवीजन 0.45 है ना, 0.45 है, जिसकी वजह से
उसका वेट 3.6 किलोग्राम बढ़ा, जिसकी वजह से जो उसका एवरेज है ना 0.45 किलोग्राम, सब में बढ़ा है वो ना, बटा 0.45 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा आया है तो वो एक्स्ट्रा इस जो एवरेज है ना इसके अंदर है पहले से, क्योंकि वेट तो फिलहाल 29.5 किलोग्राम लिया है, ठीक है। तो अब इस 29.5 किलोग्राम को हमें इसमें 25.9 पे लेके जाना है, जिससे कि 3.6 किलोग्राम वेट कम होगा। अभी 3.6 किलोग्राम वेट कम होगा तो कितना में से, 8 में से निकलेगा। 8 में से निकलेगा कितना, 0.45। तो इस 38.2 में से 0.45 माइनस कर दो, तो 0.45 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 37.25 आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा फिर से रिवाइंड करके देख लेना, और तब भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना भाइयों, ठीक है। इससे ये मैंने आपको आसान तरीके से बताने का ट्राई किया है। ये देख लो हाँ, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ऑब्जर्व द पैटर्न, हिंदी में देख लेना, फिर आसानी से आपको दिख जाएगा सामने, ठीक है। ये है, नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। अगला पद लिखिए, सिंपल सी बात है लिखना। तो इसमें ना अगला पद देख लो आप क्या क्या है। 9 - 1 है डिवाइड बाई 8, 1 है, 98 है, 2 है, तो वही क्या बन, 9, 8, 7, 6। तो अगला नंबर कितना आ जाएगा, अगला नंबर 9, 8, 7, 6, 5 आएगा। फिर 5, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। पर एक दो ये भी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 4 है, आपको कट जाएगा। ये 5, 5 बच गया, ये 8 है। यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, 6 बार आएगा ही नहीं, है ना। तो ये आंसर बच जाएगा। तो ये आंसर है। सिंपल सिंपल आते रहते हैं, जो रीजनिंग टाइप की था ना ये कुछ, तो ये आते रहते हैं, ठीक है। हम 44th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, अब आ चुके हैं 45th क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको मैं हिंदी में निकालूंगा, एक ही पेज पे आते हैं। प्रियांशु के पास, ये ना आपको पढ़ लो, ठीक है। प्रियांशु के पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 के 1 नोट का उपयोग करती है। प्रियांशु लड़की है। यही राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके हो सकते हैं यदि हम दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो। आप नोटों की दिक् स्थान व्यवस्था की अपेक्षित कर सकते हैं। ये थोड़ी आखिरी में ना भारी लाइन बोल दी इसने हिंदी में। यू कैन इग्नोर द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द करेंसी नोट्स, ठीक है। अभी देख लो जी, 10 का नोट है, 20 का नोट है, बनाना कितना है, 50 बनाना है, ठीक है। इसमें ना हमने क्या पूछा है, यही राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके। तो उसने एक तरीका तो अपना लिया है, 20 के 2 नोट, और इसने एक तरीका तो अपना ही लिया है, 20 के 2 नोट और 1 नोट, तो ये तो गिनना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या करती है, इसके नोट कम कर दिए, इसका 1 नोट हो जाएगा, इसका 4 नोट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, इसके 4 नोट, इसका 1 नोट। और बताइए, इसका जीरो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसका जीरो कर दिया तो ये दोनों नोट इस्तेमाल करने, वो इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, तो वो गलत हो जाएंगे। इसके 3 नोट नहीं कर पाएंगे, 3 नोट करते 60 रुपए तो इसके हो ही जाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। और क्या, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट कुछ भी नहीं, बस एक ही चीज बनेगी, इसका एक अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। ये सिंपल सिंपल थोड़े से लॉजिक के सवाल होते हैं, तो ये आप कर दोगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। Following are the four questions posed by a mathematics teacher. Which of the following is a open-ended question? इसमें से खुला हुआ क्वेश्चन कौन सा है। खुला हुआ मतलब जिसमें आंसर ना, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि ना उसका कोई दायरा नहीं है, दायरा मतलब कि उसको ना, उसका आंसर कोई फिक्स्ड है ही नहीं, उसका कितने भी आंसर आ सकते हैं, कितने भी। और क्लोज्ड में एक फिक्स्ड आंसर आएगा। क्लोज लाइक 2/2 बता दो भाई क्या आएगा, उसका आंसर आने सबको पता है, एक ही आएगा। पर अगर ओपन पूछ लिया, बताओ भाई तुम्हारे दोस्त के कितने नाम, तुमने कितने ही नाम रख रखे हो, है ना,
बहुत नाम रखते हैं दोस्त के यार, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला है, ये ऑप्शन से पहले हिंदी दिखा देता हूँ। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित चार प्रश्नों को सामने रखा, इसमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? प्रश्न मुक्त मतलब जिसका आंसर आई ना सके, ओपन एंडेड क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग 15 है तो उनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्या का योग 15 है, एक संख्या 7 है, दूसरी 8 है, फिक्स आंसर है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो ये तो क्वेश्चन गलत ही हो गया, सीधी बात है ना, ये ऑप्शन गलत। दूसरा, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है, अनिल 7 वर्ष का है, और उसके पिताजी की आयु 5 गुना है, तो उसके पिताजी की आयु कितनी? 35। तो पिताजी की आयु कितनी है यार? ये भी नहीं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्या क्या है? 17 में क्या जोड़ दिया जाए कि 23 हो जाए? 6 जोड़ दिया जाए, तो ये भी गलत। ये देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वो संख्या क्या हो सकती है? दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इक्वल टू 17 है। आपको पता है, जब ना इक्वेशंस कम होती है और वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो ना इनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट निकलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस चीज़ के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, और इसी वजह से ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब कि इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप निकाल नहीं सकते कभी भी। हाँ, जैसे ही निकाल सकते हो 1 + 16, पर ये करेक्ट आंसर नहीं है इसका, फिर अगला निकल जाएगा 2 + 15। आप बोलोगे 2 + 15 सही है, तो अगला निकाल दो 3 + 14। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर एक जगह जाके रुक जाएगा जहाँ पे इसका आंसर 9 + 8 या फिर 8 + 9 आएगा। ठीक है, तो वही तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ ना भाई, कितने ही आंसर हो सकते हैं, कितने ही आंसर। ठीक है, यही होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। 47वां क्वेश्चन, टीचर uses the following riddle in the class while developing the concept of place value. I am less than 5 tens and 4 ones. The objective of the riddle is to। ठीक है, ये आपको हिंदी में समझा देता हूँ। कक्षा में स्थानीय मान की कल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई हूँ, दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, तो इस पहेली का उद्देश्य क्या है? तो इस पहेली का उद्देश्य क्या है? Do a summative assessment, break the monotony of a mathematics class, ask close-ended question on a place value, reinforce the concept of base class, base 10 and place value। एक हिंदी में पढ़ लीजिए आप, हिंदी में पढ़ लीजिए जरा। ठीक है जी। पढ़ लिया? ठीक है, इसमें ना अपना दो बात याद रखें, जब भी एक सीडीपी या फिर सब्जेक्ट पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसमें ना दो बातें जरूर याद रखें। पहली बात, कोई भी ना सेंटेंस नेगेटिव ना हो। नेगेटिव मतलब ये नहीं इसमें नॉट हो, या नेगेटिव मतलब कोई भी, जैसे उसमें चाहे ओनली वर्ड आ गया हो, तो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा आगे, वो ना नेगेटिव ना हो। और दूसरा ना, वो बच्चे के लिए नुकसानदायक है, फिर बच्चे के लिए वो अच्छा ना हो। बच्चे के लिए जो अच्छा है वो है प्रैक्टिकल वर्क, और जो अच्छा नहीं है वो है रोट मेथड। ठीक है, रोट मेथड हो गया है, फिर लेक्चर मेथड हो गया, वो सब ना होना नहीं चाहिए। इन दो पॉइंट को याद रखिए। मोर देन 50% क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक समेटिव असेसमेंट कर रही है नहीं है। अगर आपसे कोई टीचर क्लास में सवाल पूछती है, तो वो आपका टेस्ट थोड़ी ले रही है कि हाँ भाई 100 नंबर का टेस्ट थोड़ी है। समेटिव असेसमेंट जो ईयर के एंड में होते हैं, जो साल के एंड में होते हैं, वो नहीं है। ब्रेक द मोनोटोमी ऑफ द मैथमेटिक क्लास,
ये आपको हिंदी में दिखाया देता हूँ मोनोटोनी का, ठीक है। कक्षा की एक रचना को भंग करना। मोनोटोनी मतलब कि जब एक ही जैसी चीज चल रही हो ना, मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग लाने के लिए क्लास में मोनोटोनी तोड़ना, ये गलत चीज है। मतलब गलत चीज क्या है जी, मतलब इस क्वेश्चन के साथ मेल नहीं खा रही है, मोनोटोनी थोड़ी तोड़ रही है, कोई ढंग का सवाल पूछ रही है, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑन प्लेस वैल्यू, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है नहीं है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है नहीं ऑन प्लेस वैल्यू। ये पता है, कुछ कुछ ना ऑप्शंस क्या होते हैं, क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है। तो वो उस टाइप का ये क्वेश्चन है, ये अलग है। क्लोज एंडेड डाल दिया है, बस प्लेस वैल्यू थोड़ा मतलब मैच कर रहा है, बस क्लोज एंडेड डाल दिया है तो वो मैच कर रहा है, बट अलग क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है। reinforce the concept of a base in a place value। तो ना अगर आप ढंग से देखेंगे तो बात तो बस यही करना चाह रही है, बात क्या करना चाह रही है। हाँ भाई, मैडम जी का भाई, आई एम लेस देन 5 10s एंड 4 1s। बात तो टेंस और वंस की हो रही है ना। तो बात तो बेस 10 प्लेस वैल्यू की हो रही है, तो यही आंसर हो जाएगा जी आपका। 47th क्वेश्चन है, यही चलते हैं 48th क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग शेप्स इन द प्राइमरी स्कूल। ठीक है, मैंने आपको दो बातें बताई कि एक तो क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा बच्चे के लिए रोट मेथड या फिर लेक्चर मेथड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहला तो डेवलप, मैं इसका आपको हिंदी में दिखा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है। दृश्यीकरण कौशल का विकसित करना, ज्यामितियां, आकृतियों के नाम पर स्मरण करना, दिक दिक्स्थान संबंधी तर्क कौशलों में वृद्धि करना। इंग्लिश में भी देख लो, डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल्स टू मेमोराइज द नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स टू एनहांस द स्पेशियल रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, इसमें सिंपल बात है, टू डेवलप द विजुअलाइजेशन स्किल्स, हाँ करनी है भाई बच्चे की। पॉजिटिव चीजें सारी पॉजिटिव चीज जो है वो आपको टिक करनी है। तो मेमोराइज, देखिए मेमोराइज आ गया यहाँ पे, रोड याद करना, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत। देखते गलत मार दिया करो, बिल्कुल सही में लोगे, चिंता मत करो। तो एनहांस द स्पेशल, स्पेशल होती है एनवायरमेंट रिलेटेड या फिर स्पेशल विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, कोई भी थिंग या कोई भी एनवायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू डैश दैट, वो होती है स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ठीक है जी। इसमें ना ज़्यादा आपको सोचने की इन क्वेश्चनों में, मैं तो ये मानता हूँ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितना सोचोगे ना इनमें, सोचना तो वैसे है नहीं, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव निकालना है। और नेगेटिव और पॉजिटिव निकालने के लिए आपको ढूंढना क्या है, एक नेगेटिव वर्ड ढूंढना है और एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है, ठीक है। एक नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। अब देखो, which of the following teaching learning resources in mathematics can be used for visually challenged students। इसमें से कौन सा यूज हो सकता है। ये देखो, एक तो है जियो बोर्ड है, आपको फोटो दिखाता हूँ आपको। एक जियो जेब्रा है, बैकस है, ग्राफिक कैलकुलेटर है। अगर ना आपको इसका ऑप्शन पता भी ना हो, बस आपको पता हो बैकस क्या होता है, बैकस क्या होता है, बैकस आपको पता है वो मैथ्स करने वाली होती है, एक पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंट सा होता है जिसमें अंदर गोली गोली गोलियां से डली होती हैं, 3 2 4 वो एडिशन करने के लिए होता है। तो ना वो विजुअल एड्स के लिए होता है अबेकस, मतलब करने वाले वैसे बच्चे भी करते हैं, पर मोस्टली वह विजुअल एडेड चिल्ड्रन के लिए होता है। तो ना मतलब इसमें सी ऑप्शन तो करेक्ट है। इसमें सी ऑप्शन नहीं है, इसमें सी ऑप्शन नहीं है, इसमें भी सी ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन बचता है ए एन सी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको जियो बोर्ड दिखाना है तो ये जियो बोर्ड देख लो भाई। ठीक है, ये आया था ना जियो बोर्ड फॉर किड्स, मुझे देख लो जी। ठीक है, जियो बोर्ड से पता, आपको पता है फॉर विजुअली एजेड चिल्ड्रन है, तो कुछ टच करने का वो देखो, इसमें कैसी लाइनें लगी निकली हुई है ना। खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। देखो अब हम देख लिया, ठीक है, ये देख लिया आप, ये देखे, ठीक है।
तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। ग्राफिक कैलकुलेटर दिखा दो। ग्राफिक कैलकुलेटर देख लो भाई तुम। ग्राफिक कैलकुलेटर, ये ग्राफिक कैलकुलेटर है भाई, इसमें तो कोई उसकी हेल्प भी नहीं पाएगी, है ना। जियोजेब्रा से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 49 क्वेश्चन हो गया, लास्ट चलने में 50 क्वेश्चन है। अच्छा 60 क्वेश्चन है क्या यार, बहुत क्वेश्चन बचे हैं मेरे, तो क्लास ही बहुत लंबी है। While teaching geometrical shapes, a teacher thinks of planning a trip to historical place. It reflects. Field trips have been recommended by CBSE, so they must be done. A good break from routine mathematics class, an opportunity to visit historical places. Shapes are an integral part of any architecture. Such trips encourage mathematics beyond classroom. Teacher has completed most of the syllabus well in time and now needs to provide leisure. ठीक है, ये हिंदी में पढ़ लो जी, हिंदी में पढ़ लो। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। चलें जी, हिंदी में पढ़ लिया जी। हिंदी के ऑप्शन और देख लो। यार पहली बार क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा थक चुका हूँ, मतलब कि बोल नहीं पा रहा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हिंदी में देखो। ठीक है, इसमें ना ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऊपर एक टीचर ने ना प्लान किया है ट्रिप कराने का, तो ये क्या बताता है। फील्ड ट्रिप्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय सीबीएसई, सो दे मस्ट बी डन। अ ग्रेट ब्रेक फ्रॉम द रूटीन मैथमेटिक्स, ये बेटा कुछ नहीं है, ये जो उल्टे सीधे है ना, ब्रेक लेना है कुछ दिन, ये सारी चीजें ना सिलेबस में होती है कराने के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, ब्रेक से कल हो गया सारा सवाल। शेप्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर, सच ट्रिप्स एनकरेज, देखिए ये पॉजिटिव वर्ड है, एनकरेज। टीचर हैज कंप्लीटेड द मोस्ट ऑफ सिलेबस, ये बेटा जी सारा भटकाने वाला काम है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, घुमाने चलो, भटकाने वाला काम है। फील्ड ट्रिप्स हैव बीन रिकमेंडेड सो दे मस्ट बी डन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। रिकमेंड करी हुई ऐसी कोई बात नहीं है, पर सिर्फ करी हुई है उसके लिए ले जाना वो गलत है। इसमें है शेप्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर, इसलिए वो बच्चों को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। हमारे अशोक महाराज के स्तंभ है, अशोक का स्तंभ है ना, ये सारी चीजें हैं। जब वो जाके देखेंगे यार, चीज तो बना रखी है, पशुपति महाराज की जो सील है, कई चीजें हैं, ठीक है। मानना पड़ेगा चीजें बना रखी है, ठीक है। तो वो देख के सीख जाएगा, हाँ यार शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, कुछ होती हैं, उनका कुछ महत्व है लाइफ में, है ना। ये बात आपको ना एज अ टीचर सोचना, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें ना आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें ना एक प्राइमरी क्लास की मैथमेटिक्स टीचर है, उसने ना एक क्वेश्चन दिया है, पूछ किया है क्वेश्चन। रीना एंड सीमा वेंट टू अ शॉप टू बाय अ बैग, इसमें ना ये सारे बैग्स थे, बैग ए, बैग बी, बैग सी, बैग डी, बैग ई, बैग क्या, ठीक है, ये सारे रुपीज लिखे हुए हैं। उसमें बोला हुआ है कि उसने, टीचर ने कौन सा, कैन यू हेल्प देम बाय अरेंजिंग द प्राइस टैग आइदर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैडम ने दिया है प्राइमरी क्लास की अपने बच्चों को, जिसमें बोला हुआ है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट कौन सा ट्रू है। इसमें कौन सी चीज मैडम सिखाना चाह रही है, मैडम क्या सिखाना चाह रही है, इसमें ये पूछा हुआ है। एक और ऑप्शंस पढ़ लीजिए।
हिंदी के भी दिखा दूं यार, ये ना वीडियो ज़्यादा लंबी बन चुकी है अब तो। हिंदी में आपको समझा तो दिया ही है ना। हिंदी में ऑप्शन देख लो। प्रश्न के उपयोग में केवल आरोही एवं अवरोही क्रम की, इसमें ना मतलब देख लो, अगर रोक के देख लो, फिर मैं इंग्लिश में चलता हूँ, उसमें ना नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। ठीक है, इसी में देखिए नेगेटिव वर्ड की जैसे जैसे मैं बात कर रहा था ना, ओनली द कंसेप्ट्स ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग, ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग कंसेप्ट से सिखा रही है, ऐसा गलत है, इसमें बच्चा और चीजें भी सीखेगा। टीचर कैन यूज द क्वेश्चन टू गो बियॉन्ड द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग, ये एक्स्ट्रा चीज है जो बच्चा सीखेगा। इट इज नॉट अ मैथमेटिक क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कैसी बातें कर रहा है भाई बहका हुआ। द टीचर शुड अवॉइड ब्रिंगिंग द कंटेक्चुअल, अवॉइड तो करना ही नहीं है, जो चीजें है मन में वो सामने लानी है, बच्चों को आगे बढ़ाना है तरक्की की ओर, उनका दिमाग डेवलप करना है, तो ओनली दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट। अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है। ठीक है, चलो जी अगला, चलो अगला चलो। 52 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, which of the following represents the vision of mathematics? स्टूडेंट्स मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। देखो रटने वाली बात आ गई, गलत है, सीधे सीधे बात गलत ही हो जाएगी ये तो। ठीक है, इसमें ओनली वाली बात आ गई, ये गलत हो जाएगी। इसमें भी कॉपी वाली बात आ गई, गलत हो जाएगी। चिल्ड्रन पोजिंग एंड सॉल्विंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, ये मत सोचना कि ये मैंने करे हुए हैं, मैंने करे नहीं हुए बेटा, ये जैसे जैसे ऑप्शन आए एलिमिनेट होते गए, लास्ट में आंसर आ गया, बस दैट्स द आंसर। ठीक है, 53 which of the following statement is true about anecdotal records? anecdotal records का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? anecdotal records क्या होते हैं? ये ना इनके ऑप्शन, इनके पहला ऑप्शन दिया है, इट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क डन बाय द चाइल्ड, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड जज द क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड वर्क्स अगेंस्ट a specified criteria, it records the presence or absence। ये ना बेटा आपको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। इट इंक्लूड्स द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड प्रोग्रेस ऑन डे टू डेली बेसिस। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से ही होते हैं, बच्चा रोज कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें उसकी सारी प्रोग्रेस लिखी जाती है, तो यही होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, आकलन के साधन के रूप में कन्यात्मक अभिलेख रिकॉर्ड। ठीक है, थोड़ी हिंदी थोड़ा कमजोर है। A class 3 teacher introduces the multiplication in class using repeated addition and rectangular arrays. She is क्या करना चाह रही है, ये मैं दिखा दूँ। एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावर्ती आयताकार सारणी से कराया है वह। पहला ऑप्शन है introducing multiplication through informal strategies by using the previous knowledge and experience of the students, teaching multiple formal algorithms of multiplication, wasting a lot of time and should focus on teaching finding leisure time। देखिए बच्चे, wasting a lot of time गलत हो गया, finding leisure time for herself by keeping the students engaged ये गलत हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, दो दो ऑप्शन बचे हैं। इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रेटजीज, अब इसमें से बताओ भाई कौन सा हो सकता है, इनफॉर्मल स्ट्रेटजीज वाला है या फिर तुम्हारा ये वाला। इसमें ना टीचिंग मल्टीपल फॉर्मल एल्गोरिदम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
ऐसे तो कुछ एल्गोरिदम तो उसने कुछ सिखाया नहीं है मल्टीप्लिकेशन का इसमें ना। यही ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें फटाफट 55th क्वेश्चन पे। इसमें मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, डिस्काउंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक चाइल्ड है, ठीक है, वो नंबर ऑफ बॉल्स काउंट कर रहा है, पुटिंग अ फिंगर ऑन द बॉल वन बाय वन एंड सेइंग नंबर नेम्स इन ऑर्डर। ठीक है, पहले काउंट, पुटिंग फिंगर ऑन द बॉल्स, एक एक उंगली रख रहा है, फिर उसमें नंबर बता रहा है और उनका ऑर्डर दिखा रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ना, 1 to 1 correspondence है, सीरिएशन है, क्लासिफिकेशन है, कार्डिनलिटी है। हिंदी में देख लो जी, हिंदी में थोड़ा रोक के देख लेना। ठीक है, इसमें ना एक मैं आपको बता देता हूँ, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ नहीं होता, मैचिंग होती है। मैचिंग का ही दूसरा नाम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। और ये इसमें बच्चा मैच ही तो कर रहा है। ठीक है, मैचिंग इज द करेक्ट आंसर। इसमें बेटा एक दो नहीं ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा या फिर देख के अब समझ जाओ तो समझ जाओ, वरना तो नहीं है। मिसकंसेप्शन इन मैथमेटिक्स कैन बी रिमूव्ड बाय, कैसे हट जाएगा ये तो कोई भी जवाब दे देगा। एंगेजिंग चिल्ड्रन विद एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है, एक हद तक ठीक है, बाकी देखते हैं। फ्रेमिंग सिमिलर क्वेश्चंस एंड रिपीटिंग देम, ये भी ठीक है। लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेटिंग एल्गोरिदम, ये चीज़ें आ गई। भ्रांतियाँ कैसे दूर कर सकते हैं बेटा, दोस्तों देखो, जब आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है मैथ्स की, तो आप क्या करोगे, बार बार क्वेश्चनों का अभ्यास ही तो करोगे, तभी तो सीख पाओगे आप। कितनी बार फॉर्मूला याद कर लो, कितनी बार कुछ कर लोगे ना। फॉर्मूला याद रखो और प्रैक्टिस करो, डेट्स द मेन संजीवनी बूटी। इस पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग है, ये सारी चीज दे दी, मैथमेटिक्स टीचर है, ठीक है। Ask our students to create appropriate situations of the following competition. Which of the following statement is correct about the pedagogy used by Romy? इसमें इतने सारे से सवाल पूछ लिए, वो क्या करना चाहिए बोला हुआ, सिंपल बात है, हिंदी में आपको समझा दिया है। शी इज टेस्टिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स बाय गिविंग मिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। शी इज टेस्टिंग द लैंग्वेज तो करेंगे। शी इज trying to help the students to develop mathematical statement and problem solving skills। ये लास्ट ऑप्शन है आपका, शी इज ट्राइंग टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये भी गलत है बेटा। ठीक है, ये भी गलत है दोस्तों। ये बेटा बेटा ना यार, तुम ना इग्नोर करना। ठीक है, मैं खुद को ही बोलता हूँ, जैसे मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो खुद को ही बोलते रहता हूँ, चल बेटा ये कर ले, बेटा कर ले, तो ना वो बेटा निकल जाता है। तो आप तो इग्नोर ही करना, मतलब बेटा जब मैं बोल रहा हूँ ऐसा समझना मत, गलत। She is testing the problem solving skills of student by giving mixed set of the problem. She is trying to help the student develop mathematical statement and problem solving skills। तो ना ये दोनों ही सेम से क्वेश्चन है, वरना इसमें मिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम आ गया, और ये क्योंकि मिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ही है, तो ये आंसर सेम आ गया। गलती ये भी नहीं है, वरना मैच दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग ही नहीं, ध्यान से देखोगे तो कुछ अलग है नहीं। इसमें बस ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो बड़ा वाला होता है ना, जैसे अभी वो वाला आया था वो बैग वाला, अरेंज करने वाला, मैचिंग वाला आया था। स्टेटमेंट नहीं है, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एक ऑप्शन, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। 57 हो गया, 58 है। लेवल्स पूछिए, और अगर इसमें आपको पता भी ना हो तब भी आप इसको कर सकते हैं, बस क्वेश्चन दिखना, समझना और करना है। Comprehend what is asking, must be able to read the answer, understand the mathematical operation, need to translate the problems into mathematical demands, represent the answer as a meaningful construct। तो आंसर की बात है तो आंसर लास्ट में आएगा, तो ई लास्ट में आएगा, तो ई लास्ट में सब में, इसमें ऑप्शन ये कट जाएगा। उसके बाद मस्ट, पहले तो क्वेश्चन रीड करेगा, क्वेश्चन रीड करने में समझेगा, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, तो क्वेश्चन सेकंड में समझेगा, तो बी ए और बी ए, तो ये दो ऑप्शन बचे। उसके बाद
सी ऑप्शन क्या है, अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम्स टू मैथमेटिकल डिमांड्स। पहले आपको डिमांड समझनी पड़ेगी, जब समझ लोगे ना तो उसके डिमांड ट्रांसलेट करो, इसमें क्या प्लस माइनस करना है, फिर बाद में प्लस माइनस करोगे फिर आंसर निकालोगे, तो यही आंसर है, कट जाएगा। ठीक है, 59th क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, 60th क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ नॉट अ डिजायरेबल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, कौन सी चीज़ डिजायरेबल नहीं है, अटेंडिंग वर्कशॉप्स एंड सेमिनार ऑफ मैथमेटिक्स डिजायरेबल है, करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा टीचर, डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, विजुअल एड, हियरिंग एड्स हर चीज़ बनाना है, मिनिमम इंटरेक्शन, ये देखिए नेगेटिव वर्ड आ गया, उसी तो कट ही जाएगा, तो इसमें नोट पूछा तो नोट इसी में आएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, बताना सेशन कैसा लगा। अभी तो हमें सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको स्क्रीन मेरी वाली को। ठीक है, अभी यार बहुत सारे करने हैं, ये सेशन देखो 1 घंटे 33 मिनट का बन चुका है, अब ये पता नहीं चलेगा कितनी देर। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे का बनेगा और आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना, मैंने समझा ज़्यादा दिया तो मैं आगे वाली क्लास में थोड़ा कॉप अप कर लूँगा और थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगा ताकि आपका आधे घंटे में पूरा पूरा निपट जाए। ठीक है, मैथमेटिकल सिस्टम कि 1 मिनट में अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 मिनट तो आप सॉल्व करने में लगाओगे, थोड़ा समझाऊंगा तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, तो ठीक है ख़त्म करते हैं ये वाली आज वाली बात, और बस मेरे बारे में जानना है तो वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे डली हुई है अश्विनी शोरान जी के चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है, और अभी सीडीपी के है ना, मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, लाइक 20 सेट हुए ना, 20 30 600 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 600 क्वेश्चन की ना पूरी एक मैराथन क्लास बना दो, जिससे कि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिससे आप कुछ भी करना चाहेंगे, तो अगर आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे ना सीडीपी वो 600 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप 90 प्लस तो ले आएंगे। ठीक है, एक ही मैथ वाले देख लेना और एक वो देख लेना, आप कंप्लीट हो जाएगा आपका, सेट हो जाएगा काम। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भाई, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर आगे की वीडियो देखनी है तो अच्छी अच्छी। ठीक है, चलो चलता हूँ, ओके बाय।